डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सीरीज चल रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्रम से हर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में बच्चों हम लोग कोनी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कोनी मेथड या फिर उसको रोटेशन थ्योरम भी बोला जाता है। रोटेशन थ्योरम का मतलब हुआ कि जैसा हम जानते हैं रोटेट करना, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करते हैं तो फिर हमको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और जो ओरिजिनल जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रोटेट करते हैं तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को आज हम लोग देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसका कैसे हम लोग अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये कोनी मेथड होता क्या है ना। कोनी मेथड होता क्या है। ये कोनी मेथड या फिर रोटेशन थ्योरम। बच्चों मान लो कि ये आर्गन प्लेन है, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। आर्गन प्लेन का ये रियल एक्सिस हो गया और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया Z1 mod Z1 और ये आर्ग्यूमेंट इसका अल्फा हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से रोटेट कर देते हैं, ऐसे किसी एंगल से। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिला Z2, इसका मैग्नीट्यूड हो गया Z2। तो Z2 जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो इसका आर्गुमेंट बीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अल्फा और रोटेट करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया बीटा। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, Z1 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्वल टू मोड Z e के पावर आई थीटा आयोटा थीटा। तो ये क्या हो गया, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी तरह से Z1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, Z1 को लिखेंगे बच्चों मोड ऑफ Z1 आई टू द पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 ई टू द पावर आयोटा अल्फा। उसी तरह से हम Z2 को कैसे लिखेंगे,
Z2 इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ Z2 ई टू द पावर आयोटा बीटा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। थीटा एंगल से बच्चों इसको हमने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ये पूरा बीटा है, ये अल्फा है। बीटा में से इस अल्फा को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा। अल्फा जो है Z1 का आर्गुमेंट है और बीटा जो है Z2 का आर्गुमेंट है, और थीटा जो है वो Z2 और Z1 के बीच का एंगल है। यानी थीटा एंगल से हम इसको रोटेट करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, Z2 बाई Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 ई टू द पावर आयोटा बीटा मोड ऑफ Z1 आई टू द पावर आयोटा अल्फा। तो ये हो जाएगा बच्चों मोड ऑफ Z2 बाई मोड ऑफ Z1 आई टू द पावर आयोटा बीटा माइनस अल्फा। तो हो गया Z2 बाई Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 मोड ऑफ Z1 ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू हो गया थीटा। तो ये बच्चों Z2 और Z1 में हमें एक रिलेशन मिल गया। इसी को कोनी मेथड बोला जाता है। ये जो Z2 और Z1 के बीच में हम लोग Z1 को थीटा एंगल से जब रोटेट करते हैं तो हमें एक रिलेशन फाइंड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन थ्योरम या फिर कोनी मेथड। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कि Z2 Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और थीटा जो है उसके बीच का एंगल है। तो अगर हमें Z1 पता है और ये एंगल पता है तो हम Z2 निकाल सकते हैं। अगर Z1 Z2 पता है तो हम ये थीटा भी निकाल सकते हैं, इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो Z2 बटा Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 बटा मोड ऑफ Z1 ई टू पावर आयोटा थीटा। अब इसमें ध्यान देना है बच्चों, ये आपका इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रोटेट करने के बाद हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है इसको हम यहाँ लिखते हैं ऊपर Z2 बाई Z1, उसका फिर मोड Z2 बाई मोड Z1। यानी इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं F बाई आई इक्वल टू मोड F मोड आई और ई टू द पावर आई थीटा। यानी फाइनल पोजीशन फाइनल बटा इनिशियल, फिर मोड फाइनल बटा मोड इनिशियल, और ये थीटा हो गया दोनों के बीच का एंगल। इस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। फाइनल जहाँ से हम शुरू किए जहाँ हम पहुँचे तो ये आपका फाइनल हो गया। यहाँ से हमने शुरू किया और रोटेट करके हम यहाँ पहुँच गए, तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे, उसके बाद इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे, उसी तरह से फिर इसका मोड लिख देंगे और फिर दोनों के बीच का एंगल लिख देंगे। तो ये होता है बच्चों रोटेशन थ्योरम। इसका एक रूप हो गया Z2 बाई Z1 इक्वल टू मोड Z2 बटा मोड Z1। अब यदि मान लेते हैं बच्चों ये मोड Z1 और मोड Z2 दोनों यदि सेम है, यानी रोटेट करने के बाद मैग्नीट्यूड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का चेंज नहीं होता है,
तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इफ मोड ऑफ Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो जाएगा, Z2 बाई Z1 इक्वल टू, अब ये दोनों तो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर आयोटा थीटा, या इसको लिख सकते हैं Z2 इक्वल टू Z1 आई टू द पावर आयोटा थीटा। ये हो गया Z2 इक्वल टू हो जाएगा Z1 आई टू द पावर आयोटा थीटा। अब इससे एक बात और समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें Z2 मिल जाता है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम e टू द पावर किसी एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही एंगल से रोटेट हो जाता है। जैसे मान लो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, और फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पाई बाई 2 से रोटेट हो जाएगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाएगा ऐसे। इसका पोजीशन जो है यहाँ आ गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ये हो गया इसको हम थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल गया, मान लेते हैं इसको Z1, तो Z1 इक्वल टू इतना मिल गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम e टू द पावर आयोटा इंटू किसी एंगल से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होता है, उतना एंगल से रोटेट हो जाता है। अब हम इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों इसमें हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट किया था। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ये है Z1 और ये है Z2। हाँ, इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो गया Z1 Z और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z2 माइनस Z। तो ये फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, इस स्थिति में हो जाएगा Z2 माइनस Z। ये फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z2 माइनस Z और ये हो जाएगा Z1 माइनस Z, Z1 माइनस Z। फिर इसका मोड लिखेंगे Z2 माइनस Z और Z1 माइनस Z और e टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये रोटेशन थ्योरम का दूसरा फॉर्म हो गया।
अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में हम रोटेट करते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला ये Z1 माइनस जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा Z2 माइनस जेड। तो ये फाइनल Z2 माइनस जेड, Z2 माइनस जेड हो गया और इनिशियल हो गया Z1 माइनस जेड, फिर इसका मोड ले लेंगे और ई टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों एक फॉर्म ये हो गया। अब यहाँ भी अगर हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, इफ मोड ऑफ Z2 माइनस जेड इक्वल टू Z1 माइनस जेड, तो हो जाएगा बच्चों Z2 माइनस जेड Z1 माइनस जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, और Z2 माइनस जेड इक्वल टू Z1 माइनस जेड आई टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये रिलेशन बन गया Z2 माइनस जेड इक्वल टू Z1 माइनस जेड आई टू द पावर आयोटा थीटा। तो एक ये रिलेशन मिला और एक ये मिला। अब यदि बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग पोजीशन में है, जैसे मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 और इसको हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट लेके इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे, इस तरह से अगर हम रोटेट कर देते हैं Z3 Z4, ये थीटा एंगल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में इसको हमने रोटेट कर दिया। तब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो Z3 Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया Z3 Z1 बाय Z2 Z1 सॉरी Z4 Z3 Z4 और यहाँ हो जाएगा Z2 Z1, फिर हो जाएगा मोड ऑफ Z3 माइनस Z4 Z2 माइनस Z1 आई टू द पावर आयोटा थीटा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया हुआ है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का है, वहाँ से हम उसको रोटेट करते हैं, तो जो रिलेशन बनेगा बच्चों इस तरह से बनेगा Z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z3 माइनस Z4 और ये हो गया Z2 माइनस Z1, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो फाइनल बटा इनिशियल, फिर मोड ऑफ फाइनल बटा इनिशियल आई टू द पावर आयोटा थीटा। तो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमने देखा बच्चों कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी एंगल से अगर हम रोटेट करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं कोनी मेथड या फिर रोटेशन थ्योरम। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, इसका मतलब हो गया कि Z
और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो जगह z ये 1 हो गया, यानी zi हो गया। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को i से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z है, ये ओरिजिन है, जब हम इसको i से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ मिलता है zi। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 से हमने इसको रोटेट कर दिया। तो जब हम इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है, π/2 से, तो हमें मिलता है zi। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलता है, zi। अगर हम इसको पाई से रोटेट कर दें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर देते हैं पाई से, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो cos पाई यहाँ हो जाएगा e टू द पावर z e⁻i पाई। तो इसको लिखेंगे z cos पाई प्लस i साइन पाई, तो जाएगा z, और ये तो 0 हो जाएगा, या -1 यानी -z। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला बच्चों, ये हो जाएगा -z। यानी z को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, और अगर हम i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो π/2 से रोटेट हो जाएगा। तो बच्चों ये होगा रोटेशन थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हम लोग इसको अप्लाई कहाँ करते हैं। तो रोटेशन थ्योरम ये क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स नंबर the complex number 3 plus 4 iota is rotated about origin by an angle π/4 and then stretched two times a complex number corresponding to new position is what? तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। ये तो सबको जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल से, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z e⁻ - आयोटा थीटा।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हो गया z e⁻⁻⁻θ। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में माइनस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि +π/4 ये एंगल पॉजिटिव है, तो π/4 से इसको हमने रोटेट कर दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, इसको π/4 एंगल से रोटेट कर देते हैं, और रोटेट करने के बाद 2 टाइम्स उसको स्ट्रेच कर देते हैं, यानी दुगुना बढ़ा देते हैं उसको। उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम लोग डबल कर देते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, ये आपका दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा। फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को π/4 से रोटेट कर देते हैं ऐसे, ये मिलता है z1, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है, यानी दुगना स्ट्रेच कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको दुगना बढ़ा दिया, या स्ट्रेच 5 टाइम्स कर दिया, स्ट्रेच 10 टाइम्स कर दिया, यानी 10 गुना उसको बढ़ा दिया। तो अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट किया गया, रोटेटेड अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम इसको रोटेट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बच्चों r है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2r। अब हम इसमें रोटेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। करा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब π/2 से रोटेट कर दिया गया, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग रोटेशन थ्योरम का अप्लाई करके बहुत आसानी से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये फाइनल हो गया, ये आपका इनिशियल हो गया, तो इसमें रोटेशन थ्योरम लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा z1 0, यानी z1 - 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। z1 - 0, फिर z - 0 इक्वल टू मोड ऑफ z1 - 0 मोड ऑफ z - 0 e⁻⁻ आयोटा π/4। तो हो गया z1/z इक्वल टू, अब इसका मोड z1 का मोड 2r है और इसका मोड है r, तो e⁻⁻ आयोटा π/4 ये हो गया 2r/r, इसमें r कैंसिल हो गया, तो z1 इक्वल टू हो गया z e⁻⁻ आयोटा π/4, और z दिया हुआ 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। थ्री प्लस 4 आयोटा, अब बच्चों cos π ये हो जाएगा 1/√2 प्लस यहाँ हो जाएगा आयोटा/√2, तो ये हो गया ये 2 है यहाँ पे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 2 3 + 4 आयोटा 1 + आयोटा
बाई रूट टू। तो हो गया बच्चों 2, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, फिर 3 से यहाँ कर देंगे 3 आयोटा, इससे कर देंगे 4 आयोटा, 4 आयोटा को आयोटा से कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -4 और बाई रूट टू। तो ये हो गया बच्चों 2, इसे रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो गया -1 प्लस 7 आयोटा, रूट 2 इंटू -1 प्लस 7 आयोटा। तो ये हो गया रूट 2 टू -1 प्लस 7 आयोटा, रूट 2 इंटू -1 प्लस 7 आयोटा। दूसरा सवाल है, A man walks a distance of 3 units from the origin towards the northeast 45-degree direction. Northeast जो कह रहा है कि एक man walks a distance of 3 units from the origin towards the northeast. ये origin से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे जाता है 3 यूनिट्स। ये एंगल बनाता है 45 डिग्री π/4। ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में जाता है 3 यूनिट्स, एंगल बना π/4। From there he walks a distance of 4 units towards the northwest direction to reach a point P। फिर बच्चों ये नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फिर ये ऐसे जाता है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे जाता है 4 यूनिट्स। तो यहाँ एक पोजीशन P पे पहुँच जाता है। The position of P in the Argand plane is, तो अगर P का पोजीशन बताइए, इस P का पोजीशन बताना है। बच्चों ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये 45 एंगल बनाते हुए ऐसे 3 यूनिट्स जाता है, इस पॉइंट से यहाँ जाता है, इस पॉइंट पे।
इसको हम लोग मान लेते हैं जेड, इस पॉइंट को मान लेते हैं जेड। फिर जो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर जाता है 4 यूनिट। तो बच्चों ये 3 यूनिट हो गया, ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं तो ये भी 45 हो गया, और ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, π/2 हो गया। अब इसमें भी हम रोटेशन थ्योरम लगा देंगे। तो रोटेशन थ्योरम लगाएंगे यानी इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे π/2 एंगल से। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो ये -π/2 लेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरह से तो -π/2 लेंगे, और अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो हम +π/2 लेंगे। बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे, जेड को लिखेंगे जेड इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये दिया हुआ है 3, तो मोड जेड i⁴, ये एंगल हो गया i π/4। तो जेड इक्वल टू हो गया 3e⁻i π/4। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल गया 3 × i⁻4। अब हम रोटेशन थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ से जब इसको रोटेट करेंगे तो फाइनल ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया। तो 0 - z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रेस्पेक्ट में हम रोटेट कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 - z, या लिखेंगे 0 - z, और इसको लिखेंगे बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं z1। तो z1 - z, फिर इसका मोड हो जाएगा 0 - z, और इसका मोड हो जाएगा z1 - z और e⁻i⁴ ये रोटेशन थ्योरम हम लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो है अब क्या होगा, ये -z हो गया इतना, -3e⁻i⁴ z1 हो गया, और फिर हो गया 3e⁻i⁴ इक्वल टू, अब z का मोड, इसका मोड कितना बच्चों 3, और इसका मोड कितना 4, तो e⁻i⁴ तो इसका वैल्यू आ जाएगा आयोटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर यहाँ 3 को कैंसिल कर देते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4e⁻i⁴ इक्वल टू, फिर यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा z1 आयोटा माइनस 3 आयोटा e⁻i⁴ तो इक्वल टू हो गया ये z1 आयोटा इक्वल टू, हम इसको इधर ले आएंगे 3 आयोटा e⁻i⁴ माइनस 4 e⁻i⁴ समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ पे e⁻i⁴ कॉमन ले लेते हैं,
तो हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 4 आई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। तो Z1 हो गया 3 आयोटा माइनस 4 बाई आयोटा आई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। अब हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, आयोटा बाई आयोटा। तो जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3। हाँ, आयोटा स्क्वायर का होता है, आयोटा आयोटा स्क्वायर का होता है, क्या होता है -1। तो ये -3 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा -4 आयोटा, और यहाँ आयोटा ये हो जाएगा -1 और e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 4 आयोटा e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। तो ये बच्चों इसका पोजीशन निकल गया, p का पोजीशन 3 + 4 आयोटा e टू पावर आयोटा पाई बाई 4। ये सब जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सब जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। If Z1, Z2, Z3 are the vertices of an isosceles triangle, right angle at Z2 prove that Z1 square 2Z2 square Z3 square 2Z2 Z1 plus Z3। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, Z1, Z2, Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट Z2, यानी Z2 पे राइट एंगल है, 90 डिग्री का बना हुआ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ हो गया Z2, ये हम ले लेते हैं Z1 और ये Z3। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री बन गया। पाई बाई 2। तो अगर आप बताइए Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 Z1 प्लस Z3। अब इसमें भी हम लोग रोटेशन थ्योरम लगा देंगे, कोनी मेथड अप्लाई कर देंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा।
अब ये 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग इस तरह से रोटेट करते हैं। Z3 को Z2 के रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर देंगे, या फिर हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ऐसे रोटेट करेंगे तो ये -π/2 लेना पड़ेगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देते हैं इस तरह से। तो ये फाइनल Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 बटा हो जाएगा Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 इक्वल टू, अब यहाँ पे मोड होगा, यहाँ पर भी इसका मोड होगा। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिखेंगे e⁻π/4। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z2, और ये आपका हो गया आयोटा। अब दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 इक्वल टू हो जाएगा Z3 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z3 Z2, और आयोटा स्क्वायर का बच्चों होता है -1 इंटू -1। तो माइनस में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z3 Z2। अब Z3 Z2 को इधर ले आते हैं, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 2Z1 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर Z2 स्क्वायर इक्वल टू 2Z3 Z2। तो हो गया बच्चों Z1 स्क्वायर और Z2 हो गया 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, फिर इसको इधर ले आएंगे 2Z3 Z2 प्लस 2Z1 Z2, इसमें कॉमन ले लेंगे 2Z2, तो हो गया Z3 प्लस Z1। तो ये प्रूव्ड हो गया। जो इसको हम रिजल्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 डिग्री, अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 Z1 प्लस Z1। तो हमने देखा कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कॉनी मेथड अप्लाई करके इसको कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
एक सवाल और हम लोग देखते हैं बच्चों, इसमें कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो डैट Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 Z3 इक्वल टू 0। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होता है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड इक्वल है, और ये एंगल होता है 60 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसमें भी बच्चों हम लोग कोनी मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे रोटेट कर देंगे या फिर इसको ऐसे रोटेट करना है, जैसे भी रोटेट करना है रोटेट कर दो। चाहे इस साइड को ऐसे रोटेट कर दो, इसको ऐसे रोटेट कर दो, या फिर इससे ऐसे ऐसे रोटेट कर दो। जैसे भी रोटेट करना है रोटेट कर दो, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नेगेटिव एंगल से बचने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रोटेट कर देते हैं, ये π/3 60 डिग्री से हम इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं इस तरह से π/3 एंगल से। अब ये दोनों में हम लोग ये थ्योरम लगाते हैं। तो जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, फाइनल पोजीशन ये हुआ, यहाँ से हम इसको ऐसे रोटेट किया इस तरह से। तो Z1 माइनस Z2, इसको हम लिखेंगे Z1 माइनस Z2 बटा और Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, और मोड चूँकि दोनों का सेम होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर हम बच्चों लिख पावर I π/3 ऐसे कर देंगे। तो Z1 माइनस Z2 ये आ गया Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 I टू द पावर आयोटा π/3। फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो फाइनल ये हो जाएगा Z2 माइनस Z3, और इनिशियल ये हो जाएगा Z1 माइनस Z3 इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा आयोटा π/3। तो ये हो गया Z2 माइनस Z3 बराबर Z1 माइनस Z3 I टू द पावर आयोटा π/3। हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो Z1 माइनस Z2 बटा ये हो जाएगा Z1 माइनस Z3, Z1 Z2 Z1 और इधर हो जाएगा Z3 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3, और ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों Z1 माइनस Z2, और बटा में हो गया Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z3। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z1 स्क्वायर हो गया, फिर Z1 को इससे करेंगे तो माइनस Z1 Z3,
फिर हो जाएगा माइनस Z1 Z2, फिर यहाँ कर देंगे माइनस Z2 Z3, हो गया Z1 का स्क्वायर हो गया, Z1 Z3 आ गया, माइनस Z2 Z1, और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा इक्वल टू Z2 Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 Z3, ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो आ गया Z1 स्क्वायर, इधर ले आएंगे Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 Z2 Z3 माइनस Z1 Z3 बराबर 0। तो बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। तो इस मेथड का प्रयोग करके हम कितना आसानी से ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं बच्चों, ABC आर द नंबर्स बिटवीन 0 and 1 सच डैट द पॉइंट्स Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा, इसमें दिया हुआ है Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा, Z2 इक्वल टू 1 प्लस B आयोटा, Z3 इक्वल टू 0। तो A और B का वैल्यू फाइंड करना है। और ये जो है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, Z1 Z2 Z3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। तो यहाँ पे Z3 0 है बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका हो गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। अब इसमें जो है हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और फिर उसको हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके फिर हम सॉल्व कर देंगे, तो A और B का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे Z1 स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे A प्लस आयोटा का स्क्वायर, Z2 को लिखेंगे 1 प्लस B आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा A प्लस आयोटा और 1 प्लस B आयोटा। तो ये हो जाएगा बच्चों A स्क्वायर, फिर I स्क्वायर, तो ये -1 प्लस 2A आयोटा प्लस 1 माइनस B स्क्वायर प्लस 2B आयोटा। यहाँ हो जाएगा A प्लस AB आयोटा
प्लस आयोटा प्लस माइनस बी। तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस वन, ये खत्म कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी आयोटा इक्वल टू ए माइनस बी, फिर आयोटा ए बी प्लस वन। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी आई इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस वन। तो इस तरह से बच्चों हमको ये दो इक्वेशन मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी माइनस वन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो और ए प्लस बी इक्वल टू वन। तो ए बराबर बी और ए बराबर वन माइनस बी, यहाँ से ये वैल्यू मिला। अब इधर में देखते हैं कि ए प्लस बी का वैल्यू आ गया यहाँ पे वन, तो ये हो जाएगा बच्चों टू इंटू वन इक्वल टू ए बी प्लस वन। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, टू माइनस वन इक्वल टू वन। ए बी का वैल्यू वन आ गया। अगर हम इसको लेंगे ए बराबर बी, ए इक्वल टू बी, तो ए बराबर बी है, तो ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ए रख देंगे, ए बराबर बी है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा 1/2। को वैल्यू लाना बच्चों 0 और 1 के बीच में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का बी का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर भी अगर हम बी का वैल्यू रख देंगे ए बराबर बी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर वन, तो बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वन। बी का वैल्यू हो गया प्लस माइनस वन। तो ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरा वैल्यू 0 और 1 के बीच लेना है। तो यहाँ ए बराबर बी आ गया, अगर हम इसमें ए बराबर बी रखते हैं तो बी स्क्वायर वन हो गया। अगर हम ए बराबर वन माइनस बी रखते हैं यहाँ पे, ए बराबर बी वन माइनस बी, तो बी इक्वल टू वन, तो हो जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस वन इक्वल टू वन, ये इक्वेशन बनेगा। अब इससे देखिए बी का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो इसको चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 आ गया बच्चों। ये हम जानते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू माइनस 3 आएगा, यानी इसका कोई रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। b इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंदर माइनस 3 बाई 2 आ रहा, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये वैल्यू आपका इमेजिनरी हो गया। वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेना है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकता है। यहाँ अगर पुट करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा
2 = 1, तो ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा।